नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार के मुफ्त बिजली योजना को रोकने के लिए साजिश रची जा रही है, लेकिन वो इसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। विधानसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की जनता को 24 घंटे मुफ्त बिजली बीजेपी को असहज करती है। उन्होंने कहा कि साजिश रची जा रही है कि वे किसी भी कीमत पर बिजली सब्सिडी बंद करना चाहते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा नहीं होने दूंगा। केजरीवाल ने यह भी कहा कि बिजली डिस्कॉम को दी जा रही सब्सिडी का ऑडिट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब हमने 2013 में दिल्ली में सरकार बनाई थी तब हमने डिस्कॉम के ऑडिट का आदेश दिया था। इसके पहले दिन दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल ने डिस्कॉम को दी जा रही सब्सिडी के ऑडिट का आदेश दिया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या कोई विसंगतियां हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि अगर आप बीजेपी शासित राज्यों को देखेंगे तो किसी भी बीजेपी शासित राज्य के अंदर वे जनता को कोई भी सुविधा फ्री में नहीं देते, खासकर बिजली। तो उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के अंदर फ्री में नहीं दे रखी है। इसके बावजूद उन सारी सरकारों का बजट घाटे में चलता है। दिल्ली में हमने लोगों को फ्री बिजली दी है और केवल फ्री बिजली नहीं, 24 घंटे बिजली दी है। सीएम ने कहा, मुझे याद है 2014 में अगर 6000 मेगावाट गर्मी के दिनों में लोड हो जाता था तो सारी बिजली लोड शेडिंग होती थी और ट्रांसफार्मर जल जाते थे, तार जल जाते थे। हमने दिल्ली के सारे बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया। मुख्य सचिव ने उपराज्यपाल और सीएम केजरीवाल को एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें कहा गया था कि ऊर्जा विभाग निजी बिजली कंपनी को दी जाने वाली सब्सिडी पर डीईआरसी की सलाह का पालन नहीं किया जा रहा है। अगर डीईआरसी के निर्देश का पालन किया जाता तो दिल्ली सरकार के 300 करोड़ रुपए बचेंगे। तो एक कोशिश ये की जा रही है, अगर आप जितने भी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स देखें, किसी भी बीजेपी रूल्ड स्टेट के अंदर वो कोई भी फैसिलिटी जनता को फ्री में प्रोवाइड नहीं करते। खासकर बिजली तो उन्होंने किसी भी स्टेट के अंदर फ्री में नहीं दे रखी। उसके बावजूद उन सारी सरकारों का बजट घाटे में चलता है। दिल्ली में हमने लोगों को फ्री बिजली दी है और केवल फ्री बिजली नहीं, 24 घंटे बिजली दी है। 24 घंटे बिजली दी है और मेरे को याद है 2014 में 6000 मेगावाट अगर लोड हो जाता था गर्मी के दिनों में तो सारी बिजली लोड शेडिंग होती थी, ट्रांसफार्मर जल जाते थे, तारे जल जाती थी। हमने दिल्ली के सारे बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया। आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है। 7500 से ज्यादा, 7600 7700 भी अगर लोड हो जाए तो कोई कुछ नहीं चलता। तो एक तरफ हमने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, 24 घंटे बिजली दी और लोगों को फ्री बिजली दी। ये इनको बीजेपी के लोगों को बहुत ज्यादा चुभ रहा है। तो ये किसी भी हालत में बिजली की सब्सिडी रोकना चाहते हैं। तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं बिजली की सब्सिडी को रोकने के लिए, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं हूं, मैं दिल्ली के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी हालत में बिजली की सब्सिडी को हम नहीं रोकने देंगे। सर, ऑडिट कराने की बात है। हाँ, ऑडिट कराएंगे। ये डिस्कॉम्स ने अगर कोई भी गड़बड़ की है, हमने जैसे हमारी पहले सरकार आई थी, आपको याद होगा 49 दिन की सरकार, उस 49 दिन की सरकार में भी हमने बिजली कंपनियों का ऑडिट ऑर्डर किया था। अब दोबारा बिजली और कंपनियों का ऑडिट, वो एक कोशिश ये की जाए। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। दिल्ली वालों को जो फ्री बिजली अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देती है, उस फ्री बिजली को रोकने की साजिश एक बहुत बड़े लेवल पर दिल्ली में चल रही है। इस मामले से जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं जो बहुत गंभीर सवाल उठाते हैं। जैसा कि कुछ ही दिन पहले मैंने दिल्ली विधानसभा में जिस मुद्दे को उठाया भी था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को, दिल्ली के चुने हुए पावर मंत्री को फ्री बिजली से जुड़ी हुई फाइलें नहीं दिखाई जा रही हैं। मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि 10 मार्च को एलजी साहब ने कोई चिट्ठी भेजी है जिसमें फ्री बिजली के मुद्दे पर कैबिनेट को कुछ संज्ञान में लेने को कहा है। लेकिन 15 दिन बीतने के बाद भी आज तक वो फाइल चुनी हुई सरकार को नहीं दिखाई गई है। ये क्या दर्शा रहा है?
ये दर्शा रहा है कि दाल में कुछ काला है। वरना अगर दाल में कुछ काला नहीं है, अगर कोई षड्यंत्र और साजिश नहीं है, अगर दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की साजिश नहीं है, तो फाइल को मुख्यमंत्री से, कैबिनेट से, पावर मंत्री से क्यों छुपाया जा रहा है? हमने इससे पहले भी देखा कि किस तरह से एलजी साहब ने और उनके शहर में अफसरों ने, जो दिल्ली सरकार ने डिस्कॉम्स के बोर्ड पर एक्सपर्ट्स को लगाया था, एलजी साहब ने और उनके डायरेक्शन पर अफसरों ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर उन एक्सपर्ट्स को डिस्कॉम्स के बोर्ड से हटा दिया। क्यों हटाया? अगर डिस्कॉम्स के बोर्ड पर दिल्ली की सरकार पॉलिसी एक्सपर्ट्स को डालती है, पावर सेक्टर के एक्सपर्ट्स को डालती है, देश के बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को डालती है, तो क्यों एलजी साहब को और दिल्ली सरकार के अफसरों को पेट में दर्द हो रहा है? इन सब तथ्यों से लग रहा है कि शायद दाल में कुछ काला है। अब तो ये सवाल उठने लग गए हैं कि क्या एलजी साहब की बिजली कंपनियों से कोई सांठगांठ है क्या? क्या उनकी शह में दिल्ली सरकार के अफसरों की, चीफ सेक्रेटरी की, पावर सेक्रेटरी की, क्या बिजली कंपनियों से कोई सांठगांठ है क्या? क्या इस वजह से जो एलजी ऑफिस से फाइल आई है उसको चुनी हुई सरकार से छुपाया जा रहा है? क्या इसी सांठगांठ की वजह से पॉलिसी एक्सपर्ट्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, पावर सेक्टर एक्सपर्ट्स को डिस्कॉम्स के बोर्ड से अफरा तफरी में हटाया गया है? आज ये दिल्ली के लोगों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को यह बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार की प्रतिबद्धता है कि वो दिल्ली वालों को फ्री बिजली देगी, 24 घंटे बिजली देगी। अगर कोई भी इसको साजिशन रोकने का प्रयास करता है तो उस प्रयास को हम असफल करेंगे। और यही जो संभावित सांठगांठ है जिसकी वजह से आज दिल्ली वालों की फ्री बिजली पर खतरा पैदा हो गया है, इस सांठगांठ को रोकने के लिए, इस सांठगांठ की अगर कोई ऐसी है सांठगांठ, तो उसकी डिटेल और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता दीपक सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, दिल्ली में फ्री बिजली को लेकर बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो साजिश रच रही है कि दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली ना मिले। क्या कुछ है मामला, डिटेल में बताइए। जी अलका जी, जैसे कि अभी देखा गया, अभी अरविंद केजरीवाल ने कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसी दौरान में जो एक नंबर लॉन्च करा है, हेल्प नंबर जो दिया है, नंबर मैं बता दूं दर्शकों को, 7011131111 5 बार 1 है। तो उसको जो नंबर जो ये लॉन्च करा गया है, उसका कारण ये है यदि किसी को सब्सिडी मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, इसी वजह से उन्होंने कहा है आप एक मिस कॉल मारिए या आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के डालिए, एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म के जरिए आप फॉर्म सबमिट भरिए, ऑनलाइन ही कर दीजिए। आप लोग उसको फॉर्म सबमिट कर दोगे, आपको 3 दिन बाद इसको पूरा आपको मैसेज के जरिए बता दिया जाएगा आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, उसके बाद आपकी सब्सिडी कटना चालू हो जाएगी। जी दीपक, DERC की एक रिपोर्ट आई है जिसमें राज्यपाल को कहा गया है कि जो फ्री बिजली के लिए सब्सिडी दी जाती है उसकी वजह से दिल्ली सरकार को 300 करोड़ का घाटा हो रहा है। इस मामले में राज्यपाल ने भी केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है और कोई कदम उठाने की बात कही है। इस मामले में आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। खुद अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि कई राज्यों में सरकारें जो है घाटे में चलती हैं, लेकिन वहां पर बिजली जो है फ्री में नहीं दी जाती है। तो फ्री बिजली दिल्ली सरकार के घाटे का वजह नहीं है। उनका कहना है कि दिल्ली के लोगों से फ्री बिजली का जो हक है वो छीन लेना चाहती है बीजेपी सरकार। तो कितनी सच्चाई नजर आती है आपको अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी के बयानों में?
जी अलका जी, जैसे देखा गया जो ये फ्री जो यूनिट की बात करें, बिजली की बात करें, वो फ्री ये इस तरीके से है, यदि आपकी 200 यूनिट आप यूज करते हो, 200 यूनिट के दौरान में आप एक महीने में रहते हो तो आपको फ्री मिलता है बिजली फ्री, आपको उसका बिल जीरो रहेगा। यदि 200 यूनिट के ऊपर आप ऊपर चले जाते हो, चाहे आपका 201 हो गया, 203 हो गया, 204 हो गया, 10 हो गया, जो भी होगा वो पूरे ही जो यूनिट होगी 210 की होगी, जो भी आपकी यूनिट होगी उस यूनिट के हिसाब से बिल बना के दे दिया जाता है जनता को। अब रही बात घाटे की बात, घाटे किस तरह से रह रहा है अरविंद केजरीवाल को, वो घाटा दिखाते नहीं है। घाट विपक्षी जिस हिसाब से बोल रहा है फ्री की बात है, फ्री की बात है, वो एक तरह से दिखा भी रहे हैं। और अब हम बात करें कुछ लोगों को जो फ्री बिजली की दी गई है 30,000 लोगों को दी गई है, सब्सिडी मिलती है 37 लाख करीब के लोगों को मिलती है, और 58% जो है तो उनको वैसे मिल रहा है जो कमर्शियल मीटर दिए गए हैं। तो ये चीजें उनमें जो सीधा ही है, जो कमर्शियल मीटर में जो होता है, जो नॉर्मल मीटर से 2 गुना बढ़ के पैसा आता है, तो वो फ्री कहाँ मिल रहा है, कहाँ घाटे में जा रही है दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार तो प्रॉफिट है। दीपक, लेकिन दिल्ली सरकार का ये आरोप है कि डिस्कॉम बोर्ड को जो सब्सिडी दी जाती है, जिनके थ्रू बिजली लेते हैं, वहां पे जो अधिकारी हैं उनको हटाया जा रहा है। जो दिल्ली सरकार की तरफ से जिन एक्सपर्ट्स की नियुक्ति की गई थी डिस्कॉम बोर्ड पर नजर रखने के लिए, उन्हें एलजी की तरफ से और दिल्ली के अफसरों की तरफ से हटाया जा रहा है। ये आरोप है कि जानबूझकर दिल्ली के लोगों की जो को बिजली दी जा रही है सरकार की तरफ से 200 यूनिट, उसे खत्म करने की साजिश रची जा रही है। इस बात में कहाँ सच्चाई नजर आती है आपको? तो भाई अरविंद केजरीवाल जो एलजी के थ्रू बता रहे हैं, भाई अरविंद एलजी के थ्रू जगह जगह उनको हटाया जा रहा है। कोई भी ऐसा कोई अधिकारी उनको हटाते हुए दिखाया गया? कोई भी आपने एक चीज उनको अप्रूव कर दी है? एलजी को जो चिट्ठी आई है वो चिट्ठी 10 तारीख को 10 मार्च को दी गई है, उसमें वह कुछ चीजें बताई गई है, भाई फलाना अधिकारी को हटा दिया गया है, ऐसा कुछ है? तो अरविंद केजरीवाल अपने मुंह से बयान दे रहे हैं, उस चिट्ठी के तो दिखा नहीं रहे ना, उनके जो उनके सांसद लोग वो भी नहीं बता रहे, वो सिर्फ खाना पूर्ति वाली बात करते हैं। और रही बात अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी का जो लीडर है, जो तमाम जो नेता है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर नक्शों में रहते हैं, काम पूरा करते नहीं है, सिर्फ वोटों की राजनीति खेलते हैं। जब चुनाव होंगे तो लगातार दिल्ली के बीच में जाके लगातार बात करते हैं, उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला था, दिल्ली के बीच में बिल्कुल दिखना बंद कर देते हैं। दीपक, अरविंद केजरीवाल और ऊर्जा मंत्री की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया है कि जो फाइलें हैं बिजली विभाग से जुड़ी हुई, उन्हें जो है दिल्ली सरकार के हवाले नहीं किया जाता, उन्हें दिखाया नहीं जा रहा है। एलजी ने केंद्र सरकार से गुहार जरूर लगा दी है, लेकिन जो फाइलें जो रिपोर्ट सौंपी गई है वो अभी तक दिल्ली सरकार को नहीं दिखाया गया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है राज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच तनाव का माहौल पैदा हो रहा है? कहते हैं ना, जो हालात जिस हिसाब से बिगड़ रहे हैं, अब जैसे देखा इधर उनका शिकंजा जैसे टाइट हो रहा, उस तरह से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की अपनी गांठ दूसरे को बांट डालने की इनके अंदर शुरू से आदत रही है। जब से चुनाव भी मैदान में है, जब से कहीं ना कहीं अपनी गांठ डालते हैं। अब कह रहे हैं बिजली की फाइलें नहीं दिखाई जाती, कि एक बार भी आपने जाकर बिजली की फाइल देखी, किसी अधिकारी से जाके बात करी, कोई कंपनी से जाके बात करी, जो फाइल आपको क्यों नहीं दिखाई जाती? क्या रीजन है? आप जाके पूछिए तो, आप क्यों नहीं जाके बात करते? आप सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खाना पूर्ति वाला काम मत करिए, दिल्ली की जनता को बेवकूफ ना बनाइए। जो दिल्ली की जनता को पीछे जो बेवकूफ बना दिया, शायद 2024 के अंदर बेवकूफ नहीं बनेगी, ना 2024 के अंदर जो चुनाव होंगे जो सभी राज्यों में, उड़ जगह जाके बेवकूफ नहीं बनेगी। आप जैसा गुजरात। दीपक, आपको क्या लगता है उपराज्यपाल और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, इन दोनों की लड़ाई की वजह से दिल्ली की जनता का नुकसान नहीं होता? बात सिर्फ राजनीति की, आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात सिर्फ राज्यपाल की नहीं है, बात यहाँ दिल्ली की जनता की है। अगर उन्हें कुछ फ्री में मिल रहा है तो क्या दिक्कत हो रही है उपराज्यपाल को? जी, अक्सर क्या होता है जब बिजली के जब ऐसे जो दोनों विपक्ष के बीच में पिसता कौन है? आम जनता वो इस तरह से पिस जाती है जैसे गेहूं के अंदर घून पिसता है, इसी तरह से पीसा जाता है। रही बात इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है एलजी और अरविंद केजरीवाल के बीच में, तो जनता को तो वही डूब ही रही है ना। जनता को कहाँ क्या फैसिलिटी दे रहे हो? गर्मी के दौरान में बात कर रहे हो। अभी देखो, मैं अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है 2022 के अंदर, एक गुजरात गए थे, गुजरात में इन्होंने अपने एक रिपोर्ट कार्ड बनाई है, उस रिपोर्ट कार्ड को घर घर एक कार्ड बांट के दे रहे। अरविंद केजरीवाल जैसे दिल्ली में बिजली फ्री दे रहे, गुजरात में भी फ्री मिलेगी। कुछ लोगों को वहां कार्यकर्ता बनाया गया, मेंबर बनाया गया। आप हमें गुजरात में लाइए, जो आपको जो जैसे दिल्ली में सुविधा मिल रही है ऐसे सब गुजरात में भी मिलेगी। ये सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं उनको, काम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दिलासा दे रहे हैं, उस दिलासा के देर पे खेल रहे हैं।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में एक बार फिर बिजली की सब्सिडी को लेकर राज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच तनाव का माहौल बनता जा रहा है। एक तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली की आम जनता को जो फ्री की बिजली मिल रही है उसे बीजेपी नहीं देना चाहती है। दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि बिजली विभाग से जुड़ी फाइलों को सरकार को देखने तक नहीं दिया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी के मैं सावरकर नहीं गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा वाले बयान पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ। एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे ने राहुल के इस बयान की आलोचना करते हुए कहा कि वो सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के इस बयान पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे को चैलेंज देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत नौटंकी कर रहे हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर आप में धमक है तो कल 11 बजे आप कांग्रेस छोड़िए, और स्वतंत्र वीर सावरकर का बार बार अपमान करती है जो कांग्रेस, उसका साथ छोड़े। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते खुले दिल से आपका स्वागत करूंगा। वहीं बीजेपी और सीएम शिंदे की तरफ से महाराष्ट्र में सावरकर के सम्मान में गौरव यात्रा निकाले जाने की बात कही गई है। तो लगातार सावरकर के मुद्दे पर राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। सावरकर जी का जो अपमान, निंदा बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं, इसकी निंदा जितनी करे उतनी कम है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी का जो त्याग है, जो बलिदान है, जो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जितनी मरण यातना सहन की है, ये सभी लोगों को पता है। उनका काम जो है देश के प्रति, उनका एक समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है। उन्होंने पूरे देश सेवा के लिए पूरा जीवन समर्पित किया था, और ऐसे देशभक्त स्वतंत्र वीर सावरकर जी का बार बार जानबूझकर अवमान करने का काम ये राहुल गांधी कर रहे, और इसके साथ देश के बाहर भी जाकर हमारे देश के प्रति गलत बोलना, हमारे देश की लोकशाही की निंदा करना, ये भी एक प्रकार का देशद्रोह है, ऐसा मेरा मानना है। और सावरकर जी के प्रति जो देशभक्तों के दिलों में एक गर्व है, अभिमान है, प्रेम है, श्रद्धा है। सावरकर जी, स्वतंत्र वीर सावरकर जी सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं बल्कि हमारे देशवासियों का दैवत थे, और उनका स्थान आज भी हर एक के जनता के दिल में बसे हुए वो है। उद्धव ठाकरे, संजय राउत जी नौटंकी कर रहे हैं। जब उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी में गए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, तब उद्धव ठाकरे जी जब सीएम बने, उसके बाद राहुल गांधी जी ने बार बार सरेआम स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान किया। महाराष्ट्र में भी किया, भारत जोड़ो यात्रा में, दिल्ली में भी किया, सब तरफ किया। और जब वो अपमान कर रहे थे, बार बार आलोचना कर रहे थे, तब उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उनका चीफ मिनिस्टर, उनका बेटा मिनिस्टर, ये उनको चाहिए था। तब उन्होंने छोड़ा नहीं। अब जब वो सत्ता से गए, तब जाके रास्ते पे आके बोल रहे हैं कि हम ये सहन नहीं करेंगे स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने समय जब स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान हो रहा था, तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने सीधी भूमिका ली थी कांग्रेस के बारे में। और मेरा कहना उद्धव ठाकरे जी को ऐसा है, अगर आप पे धमक है, कल 11 बजे आप काँग्रेस। तुम्ही कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत गेलात, संजय राऊत तिकडे गेले होते, सोबत दिली होती, आम्ही सुद्धा तुमच्या सोबत राहिलो। पण आज जाहीर राहुल गांधींना मी सांगतोय की ही लढाई जी आहे ती लोकशाहीची लढाई आहे, की सावरकर आमचं दैवत आहे, त्यांचा अपमान आम्हाला पटणारा नाही, अजिबात पटणार नाही। लढायचं असेल। आणि महाराष्ट्रातल्या काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांना विचारा तुम्ही, महाराष्ट्रामध्ये हा महाराष्ट्र वीर सावरकरांचा अशा प्रकारचा जो अपमान आहे प्रकार, त्यांना माफीवीर म्हणणं किंवा इतर काही गोष्टी त्यांचा उल्लेख करणं, हे महाराष्ट्र कधी स्वीकारणार नाही। कारण आम्ही सदैव आमच्या बालपणापासून अनेक पिढ्या
सावरकरांपासून प्रेरणा घेत आम्ही लढाईला उतरलेलो आहोत. काल माननीय उद्धवजींनी जाहीर सभेत मालेगावच्या स्पष्ट केलं. आज सामनातून सुद्धा भूमिका स्पष्ट केली. आणि मला असं वाटतं की मी दिल्लीत जाणार आहे आज. 1-2 दिवसात राहुल गांधींची भेट घेऊन या विषयावर त्यांच्याशी चर्चा. काही पक्ष असं म्हणतात की एक मॅच फिक्सिंग होती राहुल गांधी बद्दल जे काही उद्धव ठाकरे काल बोलले. काही पक्ष म्हणजे ते पक्ष आहेत का? पिसं गेलेले कावळे आहेत. त्यांच्यावर तुम्ही काय लक्ष देताय? आमचा पक्ष आम्हाला माहिती आहे ना. काल आपण आमचा पक्ष काय आहे तो मालेगावच्या त्या विराट सभेनं पाहिलेला आहे. त्याच्यामुळे आम्हाला कोणी पक्ष काय मॅच फिक्सिंग वगैरे तुमचं जे सध्या मॅच फिक्सिंग महाराष्ट्र. और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर मोहम्मद आमीन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं. डॉक्टर मोहम्मद आमीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में. सर, सावरकर को लेकर राहुल गांधी ने एक बयान दिया था. उन्होंने कहा कि वो सावरकर नहीं गांधी हैं, माफी नहीं मांगेंगे. इसको लेकर अब राजनीति जो है महाराष्ट्र की उसमें उथल पुथल मची हुई है. एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन में है वो ये कह रहे हैं कि सावरकर के खिलाफ जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी तरीके की इस तरीके के बयान को. वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि उद्धव ठाकरे बस इस मामले में नौटंकी कर रहे हैं. उनको सावरकर, राहुल गांधी जो सावरकर के खिलाफ बोल रहे हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो सावरकर कितने इम्पोर्टेंट है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं. अभी बैठक में भी उनकी तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ था. कांग्रेस की तरफ से जो बैठक बुलाई गई थी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद. देखिए, जहां तक सवाल है राहुल गांधी का, राहुल गांधी अनुभव विहीन है और उनको इतना अनुभव नहीं है न समाज का न समाज के लोगों का, जिसके कारण ही उन पर मुकदमा चलाया गया और उनको सजा हुई और अपनी सदस्यता उन्होंने त्याग दी. और इतनी अब में अभी बचपना है. मैं तो यही कह सकता हूँ जहाँ तक उद्धव जी का, तो उद्धव जी तो अब इस बात को लेकर नहीं बचेंगे क्योंकि उनको तो मुख्यमंत्री पद जा चुका है और उनके खिलाफ भी वहाँ की मराठा हो जाएंगे लोग. तो इसलिए मराठा जो है वो उद्धव के साथ जुड़े रहे, इसलिए वो इस तरह का बयान दिया उन्होंने कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे ना उनकी बैठकों में शामिल होंगे. तो मेरा तो यही कहना है कि इस मामले में इनको राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए. अगर उन्होंने वीर सावरकर का नाम क्यों लिया, मेरे समझ से परे बात है कि उनका कोई इस मामले में लेना देना नहीं था. बिला वजह की हरकतें करते हैं, जैसे कि इन्होंने विदेश में भी जाकर अपना बयान दिया और हमारे देश के खिलाफ बोला, हमारे देश की सरकार के खिलाफ बोला, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला और संसद के खिलाफ बोला. तो ये एक्शन तो उनमें पहले ही हो जाना चाहिए था. और तरह तरह की बातें करते हैं. इन लोगों ने 60 साल तक देश में राज किया और कभी भी देशभक्ति की बात नहीं की, न देश के लोगों का काम किया. जो देश है वो बिल्कुल कगार पे डाल दिया था इन लोगों ने. आप देखिए 2014 के बाद से जब सरकार आई है उसके बाद से आपको महसूस हुआ होगा कि देश के अंदर शासन भी है, प्रशासन भी है और देश का डेवलपमेंट भी हो रहा है. जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, उन्होंने यही कहा है हम हर एक के साथ हैं और हर एक के विकास के लिए हर एक का साथ लेना चाहते हैं. तो अब इस तरह की पुरानी बातों को उखाड़ना, राहुल गांधी को और उस मुद्दे को ज्वलाना और तैयार रखना, ये उद्धव जी का मकसद है क्योंकि वो भी सत्ता से बाहर है और ये भी सत्ता से बाहर है. इस तरह की हरकतें देश बर्दाश्त नहीं कर रहा है और यही कारण है कि अभी भी ये नॉर्थ ईस्ट में ये लोग हार चुके हैं और अभी आने वाले इलेक्शंस में भी उनको इस बात का जनता मुंह तोड़ जवाब देगी. डॉक्टर मोहम्मद आमीन, जिस तरीके से सावरकर के मुद्दे पर अभी इस समय उद्धव ठाकरे ने कहा कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा राहुल गांधी का ये बयान. सावरकर जो है वो हमारे लिए पूजनीय हैं. उन्होंने 14 साल जो है वो जेल में यातनाएं झेली हैं देश के लिए. तो इसके पहले उद्धव ठाकरे की तरफ से जब भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से सावरकर जी का नाम लिया जाता है, अक्सर कांग्रेस सावरकर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरती है. तब क्यों कुछ नहीं कहा जाता है उद्धव ठाकरे की तरफ से? क्या ऐसा नहीं लगता कि महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, इसी कोई वजह से उद्धव ठाकरे का जो है सावरकर प्रेम जो है एक बार फिर से उफान मार रहा है? देखिए, मैं तो अंडमान निकोबार गया हूँ और वहाँ के सेलर जेल को मैं देखा है किन कष्टों से इन लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई अपने पर जिला के. और आज इस तरह की बातें करना सिर्फ अपनी मतलब की बात है. और उद्धव जी अगर आज इस बात को कर रहे हैं क्योंकि सत्ता से बाहर हैं, आने वाले इलेक्शन से महाराष्ट्र में भी
उनको जीतने की एक पॉलिटिक्स है। अदरवाइज इन्होंने क्यों सरकार बनाई थी कांग्रेस के साथ? कांग्रेस आज से नहीं करी, जमाने से कहती आ रही है कि ये सावरकर को देशद्रोही थे और उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, जबकि ऐसी स्थिति नहीं थी देश में। तो डॉक्टर मोहम्मद आमीन, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में जो सावरकर का मुद्दा है कहीं ना कहीं ये वहां के लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से उद्धव ठाकरे अब ये सोच रहे हैं कि चुनाव नजदीक आ रहा है और जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से बार बार सावरकर को मुद्दा बनाया जाता है बीजेपी पर हमला करने के लिए, उसकी वजह से उन्हें राजनीतिक हानि पहुंच सकती है। इसकी वजह से ये जो बयान दिए जा रहे हैं, चाहे वो संजय राउत हों चाहे वो उद्धव ठाकरे उनकी तरफ से, कि उनके लिए पूजनीय है सावरकर, उनके खिलाफ कोई भी शब्द वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और यही वजह है कि उन्होंने अपने आप को कांग्रेस की विपक्ष की जो मीटिंग बुलाई गई थी उससे अलग रखा गया। शिवसेना डिवाइड हो चुकी है और इसी मुद्दों को कुछ लेके शिंदे ने अलग से सरकार बनाई और चीफ मिनिस्टर बने बीजेपी के साथ मिलकर। ठीक, अब उनके पास कोई मुद्दा है नहीं उद्धव जी के पास, तो उद्धव जी की शिवसेना डिवाइड हो चुकी है और लोग देश को समझ चुके हैं ये उद्धव जी की सही शिवसेना नहीं है, जिसका कि आपने देखा कि केस भी अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने उनको डिसऑनर करके पूरी पार्टी जो है शिंदे को दे दी। तो मेरा तो यही समझना है, आप देखिए कि किस तरह के हालात है देश में। ये तो मैं समझूंगा कि अवसरवादी ये नेतागण हैं, जिसमें उद्धव जी भी आते हैं और इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। जब इनको उनका साथ लेना नहीं चाहिए, उन्होंने तो कांग्रेस का साथ लेके तभी सरकार बना दी, तभी पता जनता समझ गई ये सावरकर के विरोधी लोगों में से हैं उद्धव जी, जिसका नतीजा आप देखिए कि इनको अपनी सरकार गंवानी पड़ी। और शिवसेना का जो दूसरा गुट था शिंदे गुट, जो रियल भक्त था देशभक्त, वो निकल गया साथ में। डॉक्टर मोहम्मद आमीन, आपको क्या लगता है बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे जो है वो नौटंकी कर रहे हैं सावरकर के मामले में। उन्होंने कहा कि अगर इतना ही सावरकर को मानते हैं तो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है उसे तोड़ दें और बीजेपी उनका स्वागत करेगी। तो क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति सावरकर की वजह से बदलती नजर आ रही है? मैं भी यही कह रहा था, जो बीजेपी आज आरोप लगा रही है कोई अलग नहीं लगा रही है, बीजेपी जानती है और इसी के वजह से इन्होंने महाराष्ट्र में अपनी सरकार खोई है उद्धव जी ने। उद्धव जी देशभक्त नहीं है, बीजेपी देशभक्त पार्टी है, देश के लिए है और देश के लिए समर्पित है। तो जो भी उनके नेताओं का कहना है वो सही बात है। ये उद्धव जी अवसरवादी हैं और अवसरवाद का अपना सहारा लेकर ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं लोग, जिससे कि उनको वहां पर सत्ता में वापस काबिज हो सके। जी डॉक्टर मोहम्मद आमीन, उद्धव ठाकरे ने अपने इस बयान में एक और बात कही थी कि राहुल गांधी को सावरकर के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। जो उनकी संसद की सदस्यता रद्द की गई है उसकी वजह से जो सिंपैथी मिल रही है वो सावरकर के बारे में ऐसी बातें बोलकर उस सिंपैथी को खो रहे हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? महाराष्ट्र में कांग्रेस को इसका कितना नुकसान देखने को मिलेगा? जो राहुल गांधी ने बयान दिया है कि मैं सावरकर नहीं गांधी हूँ, माफी नहीं मांगूंगा। मैंने पहले ही कहा कि राहुल गांधी जी के पास अनुभव नहीं है और हमेशा वो एक न एक ऐसा मुद्दा दे देते हैं जिससे कि कांग्रेस नीचे जा रही है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने उससे इस्तीफा दिया, उसके बाद कांग्रेस कहां पहुंच गई और कहां पहुंचने वाली है, इसके लिए इसके उत्तरदायी यही है। जबकि ये लोग बीजेपी को और अन्य दलों को कहते हैं कि उनकी वजह से कांग्रेस नीचे गई है, बल्कि स्थिति अपने आप गिर रही है। और इस तरह की हमेशा बचपनी बातें करते हैं, एक मुद्दा दे देते हैं बीजेपी को, जिससे कि बीजेपी उनके सामने होती है। आज इन दूसरा मुद्दा शिव सैनिकों को दे दिया है। अब शिव सैनिक जो है इनके विरोध में रहेंगे। अब मैं नहीं समझता कि उद्धव जी की सरकार वहां आएगी या कांग्रेस का कोई आगे कुछ अच्छा हो। डॉक्टर मोहम्मद, ईश्वर इनको बुद्धि दे और ये समझे इस बात को। डॉक्टर मोहम्मद, संजय राउत ने कहा कि वो दिल्ली जाएंगे, राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और बात करेंगे कि वो सावरकर के बारे में ऐसी बयानबाजी ना करे। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी जो हर बार सावरकर को बीच में लाकर बीजेपी को घेरती है, वो उद्धव ठाकरे और मुंबई में जो चुनाव होने वाले हैं उसको देखते हुए उसके अपने मुद्दे हैं वो उससे अलग हो जाएगी? सावरकर को जो बार बार टारगेट किया जाता है उन मुद्दे से। संजय राउत को बता दीजिए कि संजय राउत के पास टेलीफोन भी है, वो बम्बई से दिल्ली आके उनको समझाएंगे। ये मेरे समझ से परे बात है। अगर वो चाहते तो इस बात को अगर वो कोऑर्डिनेशन में है शिवसेना उद्धव की तरफ से और कांग्रेस के बीच में, तो वो फोन पे भी इस बात को कह सकते हैं या अपना कोई दूत भेज सकते हैं
या उससे सीधे बात कर सकते हैं 1 to 1, लेकिन इस तो बात फैलाने की है। और हम तो यही कहेंगे लास्ट में, तो का जो है अपोजिशन के पास या किसी के पास ये जो है इस वक्त पार्लियामेंट सामने है, तो मैं कहूँगा ये देश के लिए जो है इनका बहाना है और आगे आने वाले 24 में संसदीय चुनाव का निशाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहम्मद आमीन, आर्या न्यूज से जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार सावरकर को लेकर राजनीति जो है महाराष्ट्र में बदलती हुई नजर आ रही है। वहीं उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि इस मामले में अतीक के भाई अशरफ सहित 7 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है, जबकि अतीक अहमद और उनके 2 सहयोगियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है उमेश पाल अपहरण कांड मामले में। इस दौरान कोर्ट परिसर में वकीलों ने अतीक अहमद को फांसी दो के भी नारे लगाए थे। वहीं कुछ लोग चप्पल की माला लेते हुए नजर आ रहे थे। लोगों में अतीक अहमद को लेकर काफी गुस्सा है। कुछ दिनों पहले ही उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी गोली और बमबारी करके, और अब 17 साल बाद अतीक अहमद के खिलाफ उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट ने सजा सुनाते हुए उम्र कैद की सजा जो है अतीक अहमद और उनके 2 सहयोगियों को सुनाई है। आपको बता दें कि इस मामले में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 7 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया, जिसमें अतीक अहमद के भाई अशरफ भी शामिल हैं। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने अतीक अहमद और उनके 2 अन्य सहयोगियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पहली बार आपको बता दें कि अतीक अहमद को किसी मामले में सजा हुई है। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। आपको बता दें कि पिछले 17 सालों से यह मामला कोर्ट में चल रहा था उमेश पाल की, लेकिन उमेश पाल की मौत के कुछ महीने बाद एमपी एमएलए कोर्ट यानी अब आज कोर्ट ने अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा सुनाया गया है कोर्ट की तरफ से। आपको बता दें कि उमेश पाल के अपहरण को पूरे 17 साल हो चुके हैं और 17 साल बाद इस अपहरण कांड में परिवार को न्याय मिला है। अतीक अहमद को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि अतीक अहमद पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज है, लेकिन यह पहली बार है कि किसी मामले में अतीक अहमद को सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि इसी सजा को लेकर अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था और एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। उनके साथ ही उनके 3 और साथियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि इस मामले में 10 आरोपी थे, जिनमें से 7 को बरी कर दिया गया है। उनमें अतीक अहमद के भाई अशरफ भी शामिल है। पूरे 17 साल बाद इस मामले में कोर्ट की तरफ से न्याय किया गया है। हालांकि कुछ महीने पहले ही उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में भी आरोपी अतीक अहमद को बनाया गया है। उनकी पत्नी शाइस्ता खान भी उमेश पाल हत्याकांड में उनका नाम भी शामिल बताया जा रहा है और पुलिस तलाश भी कर रही है अतीक अहमद के बेटों को। लेकिन 17 साल पहले उमेश पाल को अतीक अहमद की तरफ से अपहरण किया गया था उनका, और अब इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। 17 साल बाद उमेश पाल के परिवार को न्याय मिलता नजर आया है। हालांकि कोर्ट के फैसले के पहले उमेश पाल के परिवार ने सख्त से सख्त सजा देने की अपील कोर्ट से की थी और अब कोर्ट की तरफ से अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा अपहरण मामले में सुनाई गई है।
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोर्ट की है, जहां पर अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है कोर्ट में सुनवाई के लिए। और तो अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने सजा सुना दी है। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि फूलपुर से पूर्व विधायक अतीक अहमद को कोर्ट ने सजा सुनाई है उमेश पाल अपहरण कांड में, और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। माफिया अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज होने के बावजूद अभी तक किसी भी मामले में उन्हें सजा नहीं हुई थी, लेकिन अब उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एमपीएमएलए कोर्ट ने प्रयागराज में अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। 17 साल बाद उमेश पाल अपहरण कांड मामले में न्याय हुआ है कोर्ट की तरफ से। पूरे 17 साल का इंतजार पीड़ित परिवार को करना पड़ा। इसी बीच पीड़ित की हत्या भी हो जाती है, लेकिन देर से ही सही न्याय मिला है पीड़ित परिवार को। और 17 साल बाद उमेश पाल अपहरण कांड मामले में अतीक अहमद और उसके 2 और सहयोगियों को उम्र कैद की सजा हुई है। हालांकि इस मामले में अतीक के भाई अशरफ का भी नाम शामिल था, लेकिन उन्हें कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया है। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन जी, एमपीएमएलए कोर्ट की तरफ से अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा उमेश पाल अपहरण कांड मामले में सुनाई गई है। एक मैसेज समाज को कि कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, न्यायालय के सामने जब वो खड़ा होता है तो वो एक मुजरिम है और उसे उसके किए की सजा मिलेगी। विपिन शर्मा जी। निस्संदेह अलका जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए और हमारे को अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और सर माथे लेते हैं। उनका जो भी फैसला वो सुनाते हैं। और देखिए, अच्छी बात है कि उमेश पाल अपहरण मामले में जो मुख्य अभियुक्त और माफिया अतीक अहमद और 3 अभियुक्तों उनको साथ में आज सजा सुनाई गई है, दोषी करार दिया गया उनको आजीवन कारावास। तो ये बहुत अच्छी, इससे एक अच्छी मिसाल कायम होगी। और सबसे बड़ी बात है, जो जितने भी दुर्दांत अपराधी हैं, माफिया, और उनके मन में खौफ आएगा। वो 100 बारी सोचेंगे कि जब अपने ऐसे नापाक मंसूबों को अंजाम देने की मन में उनके ख्याल आएगा, तो वो उस चीज को, उनकी ये जो आज फैसला सुनाया गया उससे वो काफी भयभीत होंगे। और यही देखिए अपेक्षा करी जाती है, क्योंकि यहाँ पर नकेल कसनी बहुत अति आवश्यक थी। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि क्या नारा दिया था यूपी में, पहले क्या नारा चलता था, यूपी में दम है क्योंकि यहाँ जुर्म कम है। लेकिन इसके विपरीत बिल्कुल एक बेखौफ होके अपराधी घुमा करते थे, माफिया राज था। और जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यभार संभाला है, तो यहाँ पर एक सिंघम छवि पुलिस की बनी है। ये अलग बात है कि अभी कोई ये कहना कि राम राज्य आ गया, वो अभी लंबा सफर है, चुनौतियां बेशुमार हैं और यहाँ पर अभी काफी कुछ करना है काम, लेकिन एक शुरुआत हुई है। विपिन शर्मा जी, 17 साल का समय लग गया उमेश पाल अपहरण कांड में। इतना लंबा इंतजार करना पड़ा परिवार को, और इसी बीच जो पीड़ित था वो खुद भी नहीं रहा, उसकी हत्या करा दी गई। आपको नहीं लगता कि न्याय मिलने में देर हो गई, काफी लंबा वक्त लग गया? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है अलका जी, क्योंकि जो पुरानी अंग्रेजी की कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और अगर जितना देर से कोई फैसला आता है तो वहां पर वो एक उसके ये मायने होते हैं कि वो आप एक बिल्कुल वंचित कर रहे हैं उसको, जो निर्दोष है या जिसको इंसाफ की जिसने गुहार लगाई है, उसको अगर समय से इंसाफ नहीं मिलता तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तभी ये कहावत बनी है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन अब यही अपेक्षा करते हैं, क्योंकि देखिए जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता है, क्योंकि जो बैकलॉग है केसेस का
वो भी भली भांति किसी से छुपा नहीं है। तो यहाँ पर अभी देखिए, हम नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाने की बात करते हैं, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो बेशुमार चुनौतियां हैं और यहाँ पर उन पे काम करना है और सबको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। आप न्यायपालिका की बात करें या बाकी हमारी ब्यूरोक्रेसी है या लेजिस्लेटिव है, और सबको, और एक आम आदमी को, क्योंकि देखिए सरकार का भी यही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बूंद बूंद सागर बनाता है। अगर हम मूर्ख दर्शक बन के बैठ जाते हैं, सोचते हैं सारा काम सरकार करेगा, प्रशासन शासन के हवाले होगा, इससे काम नहीं चलने वाला। हर एक नागरिक को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, अपना दायित्व समझना पड़ेगा। मैं उसमें एक उदाहरण दूंगा, आप महिला हैं अलका जी, तो ये देखिए, अगर हम लगाम लगाना चाहते हैं कि महिलाओं के प्रति जो बढ़ता अपराध है, तो वहां पर हर एक नागरिक को, अगर आप समझे कि आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा अपराध हो रहा है सामने महिलाओं के प्रति, तो अगर हम मूर्ख दर्शक बन के बैठ जाएं तो ये कहाँ की समझ है, अगला नंबर हमारा होगा। तो यहाँ पर ये बात सबको समझ लेनी चाहिए कि हम लोगों को अपना दायित्व समझना पड़ेगा और सबको अपना योगदान देना पड़ेगा। जी विपिन शर्मा जी, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई है, लेट ही सही, लेकिन अब ये एक मैसेज जाता हुआ नजर आ रहा है कि अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन जब न्याय होगा तब न्याय की तराजू पर उसके अपराधों की हर एक काम की जो है वो दंड मिलेगा उसे न्यायालय की तरफ से, क्योंकि भारतीय संविधान में इतनी ताकत है कि भले ही इंसान अगला कितना भी रसूखदार हो, लेकिन जब वो न्यायालय के समक्ष खड़ा होगा तो उसके हर एक अपराध की गिनती की जाएगी। निश्चित बात है, कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें अपने देश संविधान से चलता है और हमारी न्यायपालिका है, और यहाँ पर हम लोग पूरा इन पे भरोसा जताते हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए कि यहाँ पर कोई ना कोई नजीर पेश करने की आवश्यकता थी, तो और अच्छी बात है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर अब एक अच्छा संदेश एक आम आदमी को मिलेगा, क्योंकि ये महज उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, यहाँ पर पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि यहाँ पर जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट पॉलिसी नहीं होगी यहाँ पर, कि पहले देखा जाता था कि यहाँ पर संरक्षण मिलता था, तो अब किसी को पनाह नहीं मिलेगी, और जहां पर जो अपराधी है वो अपराधी है। और सबसे बड़ी बात देखिए, अपराधी का हम उस धर्म को बीच में ले आए तो ये बिल्कुल नासमझी की बात है। जैसे कहते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता, जितने आतंकवादी हैं वो आतंकवादी हैं, उनको उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, उस नजरिए से देखना चाहिए, और तभी आप देश को आगे ले जा पाएंगे। और बड़ी बात है, राष्ट्र सर्वोपरि और जनमानस से जो जुड़े मुद्दे हैं वहां पर ये अपेक्षा करी जाती है, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं, कि सब लोग एक स्वर में स्वर मिलाएं और एक मंच पर खड़े दिखाई दें। राजनीति के लिए बेशुमार मुद्दे हैं, एक दूसरे पे लांछन लगाने के लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ मुद्दे खासतौर पे जो राष्ट्र हित से हैं, महिलाओं के प्रति अपराध जो है उस पर अगर आपने नकेल कसनी है, या जनमानस से जो जुड़े मुद्दे हैं, वहां पर कम से कम ये अपेक्षा करता है एक आम आदमी जो लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में अपनी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाता है, कि यहाँ पर हमारे नेता जिनको वो रोल मॉडल समझता है कि वो अच्छी नजीर पेश करें, जिनसे वो प्रेरणा ले पाए। विपिन शर्मा जी, 17 साल का समय लग गया एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले में सजा को लेकर। हालांकि 17 साल बाद उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन अभी भी अतीक अहमद के पास उच्च न्यायालय में जाने का रास्ता खुला हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके की प्रक्रिया जो धीमी चल रही है, इन 17 सालों में तो हाईकोर्ट तक भी मुद्दा जाके सजा मिल जाती, या फिर अगर अतीक अहमद को छोड़ना होता, बेगुनाह होते तो वो छूट जाते, लेकिन जो धीमी प्रक्रिया है कहीं ना कहीं वो जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए एक निराशाजनक है, क्योंकि अभी अतीक अहमद तो जाहिर सी बात है कि वो इस फैसले को चुनौती देंगे। की भी आवश्यकता है, और यहाँ पर हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर एक कोर्ट ने फैसला सुनाया है यहाँ पर, उसका स्वागत करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर देखिए, विलंब जो हुआ है वो तो हुआ है, उसको आप नकार नहीं सकते, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। लेकिन यहाँ पर अब ये भली भांति हमारी न्यायपालिका ने भी इस बात का संज्ञान लिया है कि यहाँ पर कि जो न्याय देने में या फैसले
एक आम आदमी जो कोर्ट का दरवाजा खटकाता है, तो उसको अगर जल्दी करा जाए तो ये इंसाफ अगर जल्दी मिलता है तो वही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जितना विलंब होता है उससे किसी का भला नहीं होने वाला। जी विपिन शर्मा जी, इस कोर्ट के इस फैसले के बाद अतीक अहमद के साथ को कितना धक्का लगेगा? उनके पूरे परिवार का जो दबदबा है कहीं ना कहीं वो कम होता नजर आएगा, क्योंकि लोगों के नजर में ये है कि व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा रसूखदार हो, माफिया हो, कोर्ट के सामने उसे दंड जरूर मिलेगा। और एक न्याय की आस इस फैसले से जगती हुई नजर आ रही है आम लोगों में भी। मैं उसके लिए एक पुराना शेर बोलूंगा, अपनी हर जीत पर इतना गरूर ना कर, मिट्टी से जाकर पूछ आज सिकंदर कहाँ है। तो यहाँ पर चाहे जितना भी कोई रसूखदार हो, जितना बड़ा वो शक्तिशाली हो, यहाँ पर न्याय के सामने जब देखिए कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कोई उससे बच नहीं पाएगा, और भले ही विलंब हो जाए लेकिन यहाँ पर इंसाफ जरूर, हमारे को हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। और यहाँ पर देखिए हुआ, इंसाफ मिल रहा है उनके महेशपाल के परिवार को, भले ही बहुत ज्यादा विलंब हुआ है, 17 साल इंतजार करना पड़ा, और वो तो भली भांति परिजन ही जानते हैं कि कैसे एक एक पल उन्होंने गुजारा होगा और क्या उन पे बीती होगी। लेकिन यहाँ पर अब कम से कम जितने भी दुर्दांत अपराधी हैं या जो प्रेरणा लेते थे अतीक अहमद से, आज सबकी टाई फिस हुई होगी, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि अब कोई नहीं बख्शा जाएगा। ये नए भारत की नींव रख दी गई है। हम तो अगर मैं इसकी तुलना करूं पाकिस्तान से, जो उनके पूर्व वजीर आजम थे इमरान खान, वो तो महज बोला करते थे हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, अपनी गद्दी बचा नहीं पाए और सत्ता से बेदखल कर दिया गया उनको। लेकिन यहाँ पर हम लोग, हमारी जो सरकार है और देशवासी हैं, सबने संकल्प ले लिया है, कमर कस लिया है कि यहाँ पर हम जितने भी अपराधी हैं उनको बख्शेंगे नहीं और हिंदुस्तान को आगे ले जाएंगे। और अब देखिए अच्छी बातें जो हो रही हैं, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर हिंदुस्तान 5वें स्थान पर आ गया है, जिसका श्रेय देखिए सरकार की नीतियों को तो जाता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है देशवासियों को जाता है। सदी की सबसे बड़ी विपिन शर्मा जी, समय की कमी की वजह से इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ रहा है, इसके लिए माफी चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आर्या न्यूज से जुड़ने के लिए। तो भारतीय न्यायपालिका में एक और विश्वास मजबूत होता हुआ उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई। मेरे साथ ब्यूरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।